स्टूडेंट्स। भाई अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है स्पेक्ट्रम, एक बार इसके बारे में पीपीटी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रम। तो इन जनरल अगर हम देखें भाई, आपने रेनबो को देखा होगा। तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में एक तरीके से विबग्योर पैटर्न आपको मिलता है। मतलब 7 कलर आपको मिलेंगे रेनबो के अंदर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सेम वो स्पेक्ट्रम ही है एक तरीके से। उसी को थोड़ा सा यहां पर हम व्हाइट लाइट से देखें, माना मैंने व्हाइट लाइट, एक सोर्स ने व्हाइट लाइट को एमिट किया, चाहे सन ने ही एमिट किया, वही ले लो, उसको हम प्रिज्म से पास करें तो प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से, यही विबग्योर पैटर्न के हिसाब से इसको स्प्लिट कर देगा। ये 7 कलर में इसको स्प्लिट कर देगा। सो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को स्प्लिट करना होता है, सेपरेट करना होता है, उससे जो ये पैटर्न अपने को मिलता है दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को हम एक तरीके से स्पेक्ट्रम कहेंगे। सो स्पेक्ट्रम में क्या क्या मिलता है हमारे पास, विबग्योर मिलता है, यहां पर इंडिगो और लगा लेना, ये इंडिगो मिसिंग है तो यहां इंडिगो और आ जाएगा। सो विबग्योर पैटर्न अपने को मिल जाएगा। तो ये जो मतलब ब्रांच है जिससे हम ये डील करते हैं कि लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से सेपरेट करना, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो ये पैटर्न हमें मिलता है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। और जिस इंस्ट्रूमेंट की हम मदद लेते हैं जो इस लाइट को सेपरेट करता है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। उसको हम क्या बोल देंगे, एक तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोप बोल देंगे। सो अब ये जो स्पेक्ट्रम अपने को मिला है, अब अगर हम यहां देखें तो हमें एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिला है इसमें सारे कलर कॉन्टिन्यूअस हैं। तो अगर सारे के सारे कलर कॉन्टिन्यूअस हो, एक दूसरे में मर्ज हो, आप देख रहे हैं वायलेट जैसे ही खत्म होने वाला है इंडिगो उसमें मर्ज हो गया, देन ब्लू स्टार्ट हो गया, देन रेड स्टार्ट हो गया। तो ऐसा पैटर्न जिसमें सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो अच्छे से, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो ये हमारे पास एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर ये कलर एक दूसरे में मर्ज ना हो, अपने पास कुछ ऐसा पैटर्न मिले कि माना ये यहां पर है पैटर्न, इसमें माना एक कलर हमारे पास मिल गया, उसके बाद फिर अपने को डार्क रीजन मिला, फिर कोई कलर मिल गया, फिर डार्क रीजन मिला, फिर कोई कलर मिल गया, फिर डार्क रीजन मिला। ऐसे करके जो हमें पैटर्न मिला, जैसे माना यहां पर मैंने ये कर दिया, यहां पर माना येलो मेरे को मिल गया, उसके बाद ये वाला हमें कलर मिल गया, उसके बाद हमें ये वाला कलर मिल गया, और बीच में अपने को ये वाला रीजन जो है ये डार्क रीजन अपने को मिल रहा है, यहां कुछ नहीं मिल रहा अपने को। सो ऐसा पैटर्न जो हमें ऑब्जर्व होगा जिसके अंदर कलर एक दूसरे में कॉन्टिन्यूअसली मर्ज नहीं होंगे, दैट इज नोन एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोल देंगे भाई। सो दो तरीके का स्पेक्ट्रम हो गया, वन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो, सारी वेवलेंथ एक दूसरे में मर्ज हो, कॉन्टिन्यू अपने पास सारी वेवलेंथ मिले, दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा हमारे पास हो गया डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस में हम कह सकते हैं कलर एक दूसरे में मर्ज नहीं है, अपने को कोई एक कलर्ड रीजन मिला, फिर डार्क रीजन, फिर कोई कलर्ड रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर कलर्ड रीजन, फिर डार्क रीजन। सो ऐसे हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी अगर हम देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन सी है वो दो कैटेगरी, ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये या तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रम होगा, या तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रम होगा। अब लाइन और बैंड में क्या फर्क होगा, देखिए अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपको लाइन मिले, मतलब आपको ये एक कलर की लाइन मिली, फिर आपको कोई ना कोई डार्क रीजन मिला, फिर आपको कोई दूसरे कलर की लाइन मिली, फिर आपको दूसरे कलर की लाइन मिली, फिर आपको डार्क रीजन मिला, फिर आपको फिर कोई और कलर की लाइन मिली, फिर आपको डार्क रीजन मिल गया। तो ऐसा करके जो पैटर्न अपने को ऑब्जर्व होगा, जो लाइन की फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, एक कलर की लाइन, फिर डार्क रीजन, कलर्ड लाइन, फिर डार्क रीजन, फिर कलर्ड लाइन, फिर डार्क रीजन, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम।
और इसी की बजाय अगर हम ये बात करें कि जो ये हमारे पास पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न हमें बैंड की फॉर्म में हो। अब ये बैंड का क्या मतलब है सर? बैंड का मतलब है जैसे मैंने ये अभी दिखाया, एक कलर का अपने को थोड़ा सा वाइट जोन सा मिलेगा, तो ये बैंड मिल गया एक कलर का। उसके बाद अपने को कोई डार्क रीजन मिला, फिर अपने को कोई दूसरे कलर का अपने को कोई जोन मिल जाएगा, माना ये अपने को फिर एक और जोन मिल गया, फिर अपने पास डार्क रीजन मिल जाएगा, फिर अपने को कोई तीसरे कलर का अपने को जोन मिल जाएगा। सो अगर अब आप यहां देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहां दिखाई दे रहा है लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम है तो दोनों डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कलर्ड रीजन है, फिर कोई डार्क रीजन, फिर कलर्ड रीजन, डार्क रीजन वगैरह समथिंग। लेकिन अगर आप उसके अंदर आप देख रहे हो तो अगर वाइड जोन मिले, बैंड की फॉर्म में जोन मिले, तो उस स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और लाइन स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होगा, जिसमें अपने को एक कलर की लाइन मिलेगी, फिर डार्क रीजन, फिर कोई कलर्ड लाइन, फिर डार्क रीजन। सो एक तरीके से हमने कहा दो तरीके के स्पेक्ट्रम पढ़े, कॉन्टिन्यूअस जिसमें कलर एक दूसरे में कॉन्टिन्यूअसली मर्ज हुए, और इसका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल था व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। दूसरा हमने क्या पढ़ा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें कोई कलर मिला, फिर डार्क रीजन, फिर कलर, फिर डार्क रीजन, फिर कलर, फिर डार्क रीजन। डिसकंटिन्यूअस फर्दर हमने स्टडी किया, या तो लाइन होगा या बैंड होगा, किसी कलर की लाइन मिले फिर डार्क रीजन, देन इट इज लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि बेसिकली एटम्स का स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम में हम कह देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जो बैंड स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी ऑफ मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम विल बी बैंड स्पेक्ट्रम। सो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सो दो तरीके का हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक तरीके से। अब ये तो नेचर के हिसाब से था कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एक और क्लासिफिकेशन आती है भाई इसकी, एक और क्लासिफिकेशन ये आती है, वन स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम व्हाइल अदर स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो, व्हाइट लाइट का ये सोर्स है, इस सोर्स ने लाइट को डायरेक्ट एमिट किया, उस लाइट को आपने प्रिज्म से पास किया, आपके पास ये स्पेक्ट्रम मिल गया, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम होगा कि सोर्स ने डायरेक्ट लाइट को एमिट किया और वो लाइट डायरेक्ट हमने प्रिज्म से पास की और पैटर्न मिला एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसी के अंदर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, थोड़ा सा हम क्या चेंज कर दें माइन्यूट सा, ये मैंने एक सोर्स लिया, इस सोर्स ने लाइट को एमिट किया, ये लाइट एमिट की इसने, और उस लाइट को मैंने एक सॉल्यूशन से पास करा दिया, और ये लाइट भी माना मैंने ले ली, व्हाइट लाइट ही ले ली मैंने, व्हाइट लाइट इसने एमिट की और इसको मैंने एक सॉल्यूशन से पास किया, लाइक मैंने NaCl का सॉल्यूशन यहां रख दिया, तो यहां माना मैंने NaCl सॉल्यूशन रख दिया। उसके बाद इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर से ये लाइट पास हुई तो यहां से जो ये लाइट निकली, अब इसको प्रिज्म के अंदर से पास किया हमने, यहां पर हमने प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म के अंदर से पास किया। प्रिज्म के अंदर से पास करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो हमें पैटर्न मिला, इस पैटर्न के अंदर अपने पास वैसे पैटर्न क्या आना चाहिए था हमारे पास, वैसे हमारे पास पैटर्न आना चाहिए था विबग्योर पैटर्न, ये हमारे पास पैटर्न आना चाहिए था विबग्योर। लेकिन हमने इसमें देखा, एक चीज ऑब्जर्व हुई कि जब इसको NaCl सॉल्यूशन के अंदर से पास किया तो येलो कलर गायब था, येलो कलर ही नहीं था। तो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में सारे ये 7 के 7 कलर मिलने थे, लेकिन जैसे ही उस व्हाइट लाइट को हमने NaCl के सॉल्यूशन से पास किया, इसमें से येलो कलर गायब हो गया। वो गायब कहां हुआ, कहां गया वो? इसका मतलब NaCl सॉल्यूशन ने उस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर गया। तो ऐसा जो पैटर्न अपने को ऑब्जर्व होगा, दैट पैटर्न इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो बेस्ड ऑन सोर्स अपने पास दो तरीके का स्पेक्ट्रम है, डायरेक्ट सोर्स ने लाइट एमिट की, डायरेक्ट प्रिज्म से पास करो, जो भी पैटर्न मिलेगा दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। सोर्स ने लाइट एमिट की, हमने उसको उसका स्पेक्ट्रम बना लिया। इसी के बजाय एब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, सोर्स ने लाइट को एमिट किया और सोर्स की लाइट को एमिट करने के बाद पहले किसी सब्सटेंस से पास करेंगे, उसके किसी सॉल्यूशन से पास करेंगे, और उस व्हाइट लाइट में से वो कलर जो वो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा वो कलर गायब हो जाएगा। इससे जो पैटर्न अपने को
ऑब्जर्व होगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस कलर के अगेंस्ट अपने को डार्क रीजन मिल जाएगा। सो ये हमारे पास दो कैटेगरी थी बेस्ड ऑन सोर्स, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, और बेस्ड ऑन नेचर कैसा था, इधर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा भाई। सो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सो नोट करना स्टार्ट कीजिए अब। सो राइट डाउन स्पेक्ट्रम, heading is spectrum. An instrument used to separate radiations of different wavelength is known as spectroscope. And the pattern of emergent लिख लो, बल्कि emergent radiations recorded on the film is known as क्या बोलेंगे भाई, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोग्राम भी बोल देते हैं इसको, बट यूजुअली हम इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर है? आगे लिखिए, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of spectra is spectrum basically, is known as spectroscopy. किया भी नोट? अब आगे लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट लिखिए, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हम स्पेक्ट्रम देखेंगे भाई। तो ओरिजिन के बेस पे दो कैटेगरी हमने की। कौन कौन सी कैटेगरी की हमने? वन वाज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो अब इनके डायग्राम हम बनाते हैं। सो लिखिए भाई, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या लिखेंगे? यहां here radiation emitted from the source is passed directly through the prism and then received on photographic plate.
फोटोग्राफिक प्लेट पे वो स्पेक्ट्रम बनेगा भाई, रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। सो ये हमारे पास आ जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम में। क्लियर? बाकी अगर डायग्राम बनाना है इसका तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे माना ये सोर्स है वाइट लाइट का, ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। इसने हमारे पास, इसने लाइट को एमिट किया, ये लाइट इसने एमिट की, इस लाइट को हमने एक स्लिट से पास किया, ये हमारे पास स्लिट होगी, ये वाइट लाइट है, और इस लाइट को हमने किससे पास कर दिया, प्रिज्म के ऊपर गिरा दिया, ये हमने प्रिज्म लिया, इस पे इस लाइट को गिराया, तो क्या होगा, ये इसको फर्दर स्प्लिट कर देगा और हमें जो पैटर्न मिलेगा ऐसे कर करके, ये अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट है। तो जो हमें पैटर्न मिला वो कैसा मिला भाई, हमें जो ये इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न इस तरीके से हो जाएगा, एक दूसरे में पूरा विबग्योर पैटर्न अपने को मिल जाएगा। विबग्योर, ये पूरा पैटर्न अपने को यहाँ पर मिल जाएगा, एक दूसरे में कलर मर्ज होंगे, अगर हम देखें तो एक दूसरे में कलर मर्ज से होंगे। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक दूसरे में कलर बिल्कुल मर्ज होंगे, ऐसे आप कर सकते हो। कुछ एक कलर मैंने इसमें डाल दिए हैं, बाकी आप डाल देना, पूरा विबग्योर पैटर्न मिलेगा अपने को, बस इतना समझ लो, कॉन्टिन्यूअस अपने को कलर मिलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो एब्जॉर्प्शन को लिखिए। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हेयर वाइट लाइट, हेयर वाइट लाइट from any source is first passed through the solution or vapor of a chemical substance, or vapor of a chemical substance, and then analyzed by spectroscope, स्पेक्ट्रोस्कोप कह लो या फिर प्रिज्म कह लो। ठीक है, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, जो व्हाइट लाइट यहाँ पर ये जो एमिट हुई थी ना पहले वाले में, उसको डायरेक्ट प्रिज्म से पास करने के बाद किससे, ये यहाँ पर प्रिज्म भी लिख लेना, इसमें प्रिज्म से पास करने से पहले हम किससे पास कर देंगे, सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जैसे हमने ये सोर्स लिया, इसने व्हाइट लाइट को एमिट किया, ये व्हाइट लाइट है, और इसको स्लिट से पास कर लो, ये हमने स्लिट ली, और फिर NaCl सॉल्यूशन से पास कर दो, लाइक ये लिया मैंने NaCl सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या है, स्लिट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है ना, ये इसको प्रिज्म के अंदर से पास करो, इस लाइट को प्रिज्म से पास करो, तो आपको क्या पैटर्न जो फर्दर मिलेगा, वो पैटर्न आप फोटोग्राफिक प्लेट पे लो, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसको देखो क्या आपको मिलता है। तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या दिखाई देगा, जो आपको पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न कुछ इस तरीके का मिलेगा। अपने को विबग्योर मिलना था, हमें क्या मिलना था, विबग्योर।
ये पैटर्न अपने को मिलना था, कॉन्टिन्यूअस अपने को कलर मिलने थे, ऐसे कॉन्टिन्यूअस कलर, लेकिन उन कॉन्टिन्यूअस कलर ऐसे नहीं मिलेंगे, इसमें से अपने को येलो रीजन गायब मिलेगा, येलो रीजन ही नहीं मिलेगा। तो जो हमारे पास पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न किस तरीके का होगा, जैसे माना ये जो कॉन्टिन्यूअस अपने को कलर मिल रहे थे, ये कॉन्टिन्यूअस अपने को रेड ऑरेंज है, इसमें से येलो कलर गायब कर दो और फिर ये ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये देख लो, तो येलो कलर गायब है, तो हम क्या कह सकते हैं, येलो कलर मिसिंग। तो ये वाला पैटर्न क्या होगा, येलो कलर क्यों मिस हुआ भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, हम इसलिए मिस हुआ बिकॉज ये NaCl सॉल्यूशन ने येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये व्हाइट लाइट इसके अंदर से पास हुई, तो व्हाइट लाइट पास होने के बाद क्या हुआ, इस सॉल्यूशन ने येलो कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो बची लाइट जो यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी, उसके अंदर हमने देखा येलो कलर मिसिंग मिला। सो सच टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो नोट करो इसको, डायग्राम को, ठीक है, करो नोट। किया भी नोट। सो अब आगे लिखते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं हम। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सी है हमारे पास, सेकंड क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन नेचर। सो सेकंड लिखते हैं हम बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के बेस्ड पे दो तरीके की हमने कैटेगरी बताई थी, वन वाज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, continuous spectrum, and another was discontinuous spectrum. डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को क्या भी बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिला था, अगर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा विबग्योर पैटर्न हमें मिला था, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यू अपने को कलर मिले थे। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यू कलर मिलेंगे यहां से यहां तक, तो हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास कॉन्टिन्यू कलर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस कलर मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर। ये पैटर्न हमारे पास है भाई, ये मैंने बना दिया। सो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, हमारे पास विबग्योर पैटर्न मिल जाएगा। विबग्योर के अंदर क्या होता है कि कॉन्टिन्यू एक दूसरे में मर्ज कलर मिलेंगी, सच पैटर्न इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आएगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एक तरीके से पूरा पैटर्न अपने को मिलेगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस कलर नहीं मिलेंगे, हमारे पास यहां पर या तो लाइन मिलेंगी और उनके बीच में डार्क रीजन मिलेंगे, तो उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड मिलेंगे, उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। सो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं लाइन स्पेक्ट्रम को बनाऊंगा तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हमारे पास लाइन ऑब्जर्व हो जाएंगी। ये बात हम कह देंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमारे पास लाइन ऑब्जर्व हो जाएंगी। सो यहां पर हम लाइन बना देते हैं भाई, ये अपने को डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइन। तो लाइंस के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ डार्क रीजन मिलेगा। सच टाइप ऑफ पैटर्न इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा लाइन स्पेक्ट्रम का, मैंने क्या बताया, यही सवाल मेन पूछता है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल कौन सा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइक हमने कहा था हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम क्या होगा, एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होगा। यह बात याद रखना भाई,
एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। और एक बात और लिख लो, पहले एक बार बैंड का और बता देता हूं। बैंड में बेसिकली क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अपने को बैंड मिलेंगे। अगर हम यहां देखेंगे तो जैसे यहां पर हमें एक कलर का ये बैंड मिल गया, फिर डार्क रीजन मिला, फिर ये एक कलर का बैंड मिल गया, फिर डार्क रीजन मिला, फिर ये एक कलर का बैंड मिल गया। ऐसे करके हमें कलर के बैंड वगैरह मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस कलर नहीं मिलेंगे। सच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम। और बैंड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल कौन होगा, एग्जाम्पल होता है मोलिकुलर स्पेक्ट्रम। मोलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम होगा, दैट स्पेक्ट्रम इज बेसिकली बैंड स्पेक्ट्रम। सो याद रखना भाई, मेन क्वेश्चन यही आता है कि एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। एटम का स्पेक्ट्रम हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होगा और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसा होगा, दैट विल बी अ बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर है। और एक बात और याद रखना, हर एक एटम का जो ये लाइंस मिलेंगी वो लाइंस डिफरेंट मिलेंगी। सो इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट किसी दो के मैच नहीं हो सकते, किन्हीं दो एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम मैच ही नहीं होगा, इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट भी बोला जाता है। सो यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिख लो आप। क्या स्पेशल पॉइंट लिखोगे, स्पेशल पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम is regarded as fingerprint of atoms, as each atom has its own characteristic spectrum. On characteristic spectrum that differ from all other elements। हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। और इस बात को याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, इट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। सो मेन क्वेश्चन क्या पूछता है, सर इस पूरे का कंक्लूजन बताओ। इस पूरे का कंक्लूजन ये है, तुम्हें बस इतनी बात याद होनी चाहिए, मेन बात, कि भाई व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का तुम्हें एग्जाम्पल पता होना चाहिए, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आएंगे, दो कैटेगरी आएंगी, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। लाइक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम क्या होगा, इट विल बी अ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ एटम बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई भाई। सो ये चीजें मेन थी किसके रिगार्डिंग, स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। क्लियर है। सो नोट कीजिए इसको, किया भाई नोट। अब हम देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे हम। अब देखो कैसे देखेंगे, इसके लिए माना मैंने ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ली, लेकिन वो लो प्रेशर पे लेंगे, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। और यहां से मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने के लिए एक को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव हो गया। सो जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहां पास किया गया तो हाइड्रोजन ने रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट किया। उन रेडिएशन को हमने ये स्लिट से पास किया और रेडिएशन को फिर देन हमने प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म से पास करने के बाद हमें जो पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ, ये फोटोग्राफिक प्लेट ले ली हमने।
फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो हमें पैटर्न ऑब्टेन हुआ वो पैटर्न देखिए कैसा मिलेगा अपने को। हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरीके का आया। ये मैंने फोटोग्राफिक प्लेट ले रखी और इस पे पैटर्न हमें कुछ इस तरीके का मिला। आपको यहां डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिली, ये रीजन मिला, फिर ये लाइनें मिली, फिर आगे फर्दर लाइनें मिली, फिर आपको फर्दर लाइनें मिली। ऐसे करके हमारे पास जो पैटर्न मिलेगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, दैट पैटर्न विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। और इनको फर्दर इनको बोला गया, जैसे ये वाली लाइन लिखी, इनको बोला गया लेमन सीरीज, इसको बोला गया फर्दर बामर सीरीज। ऐसे कर करके अपने को डिफरेंट डिफरेंट पास्कन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री एंड सो ऑन। सो इस वाले को बोल दिया हमने PASCHEN, पास्कन सीरीज, और इसको फंड सीरीज। इनको अब आगे करेंगे भाई हम। तो काम की बात हमारे पास ये है, जो स्पेक्ट्रम मिला वो स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसा मिला हाइड्रोजन गैस को पास करने के बाद। दैट स्पेक्ट्रम वाज लाइन स्पेक्ट्रम। सो अब हम भाई इस सीरीज के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं, जो ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिला है, ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आया है, इस लाइन स्पेक्ट्रम का एक्चुअल रीजन क्या है। तो उस रीजन के बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। सो अगर हम देखें, माना इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल जंप करे, माना ये हमने कोई लोअर लेवल N1 ले लिया, ये कोई हायर लेवल N2 ले लिया, तो हमें क्या पता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? डेल्टा E, जो इन दो लेवल की एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होगी। और जब वो नीचे आएगा तो उस एनर्जी को वो एमिट करेगा। अगर वो नीचे आता है तो उतनी ही सेम एनर्जी को वो एमिट करेगा। सो इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही जो यहां पर ये एनर्जी हमारे पास आई है, इसके रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर लैम्डा आएगा, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको वो एमिट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई भाई? तो अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, कैसे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा ई की क्या वैल्यू होगी? डेल्टा ई की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप किया है तो इन दोनों लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल आएगी, E2 माइनस E1। और हमने बोहर मॉडल के अंदर पढ़ा था कि E2 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। एन कौन सा हो जाएगा यहां पर? N2 स्क्वेयर माइनस E1 की एनर्जी। E1 की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। सो ये हमारे पास एनर्जीज हो जाएंगी भाई। अब अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती है? हम कह सकते हैं 13.6 जेड स्क्वेयर तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया? 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। ये हमें वैल्यू मिल गई। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्योंकि ये एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है। अब आपको एक बात और पता होगी कि किसी भी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, जो फोटोन की जो एनर्जी की वैल्यू आती है, वो कितनी होती है? hc बाई लैम्डा। तो इसकी जगह डेल्टा ई की जगह मैं hc बाई लैम्डा कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.6 जेड स्क्वेयर 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर, माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर यहां से मैं 1 बाई लैम्डा निकालूं तो 1 बाई लैम्डा कितना हो जाएगा? 13.6 डिवाइडेड बाय HC, और क्या हो जाएगा? जेड स्क्वेयर 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। अब आपको एक बात का तो आइडिया है भाई, 13.6 एक कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। तो अगर हम इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दें, अगर हम इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। और इस नए कांस्टेंट को हम क्या लिख देंगे? इस नए कांस्टेंट को लिख देंगे RH। अब RH कितना है? 13.6 डिवाइड बाय HC, किसमें? EV में, इंटू जेड स्क्वेयर, और आगे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर।
तो ये हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आया है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला। ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया है, दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। तो फाइनली हम रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहेंगे? न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और ये किसके इक्वल होगा? आर एच जेड स्क्वेयर 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। ये हमारे पास रिडबर्ग फॉर्मूला फाइनली हो जाएगा। इसके बारे में काफी सवाल पूछता है भाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूले के आगे लिख देता हूं मैं, दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। और इस रिडबर्ग फॉर्मूला की कब यूज में लेंगे हम? ये हम तब यूज में लेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पे जंप कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पे जंप करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में कोई फोटोन एमिट करेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, ये डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या एच न्यू कह दो, जिसकी वैल्यू को मैंने यहां भी पुट किया है। यहां लिख भी सकते हो, बिकॉज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमें पता है। सर वो तो ई था, ई और डेल्टा ई एक ही बात है। यहां पर डेल्टा इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कितनी एनर्जी एमिट की है, वहां पर भी वो इसी चीज को, ई एनर्जी एमिटेड थी, यहां डेल्टा ई है, तो बात एक ही है। तो यहां मैंने लिख दिया बिकॉज डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और ये डेल्टा ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट 1 से 2 पे जंप किया है, ऐसे केस में इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो हमारे पास डेल्टा ई आएगा। उसी के रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर हमें लाइन मिलेगी। तो सर ये तो बहुत सारी लाइनें मिली हैं, तो बहुत सारे ऑर्बिट है भाई, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, तो उनके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जंप किया, 2 से 5 पे जंप किया, 2 से 10 पे जंप किया, जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें लाइन मिलेगी। सो लाइन स्पेक्ट्रम का हमारे पास क्या रीजन है? लाइन स्पेक्ट्रम का हम एक तरीके से कह सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम का हमारे पास रीजन है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अगर अप में जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। और यहां पर ये रिडबर्ग फॉर्मूला आया, इसमें आर एच क्या है भाई? आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम। इसकी वैल्यू भी याद रखनी है भाई। आर एच की जो वैल्यू होगी, आर एच की जो वैल्यू होगी दैट इज 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद रखना। आर एच की क्या वैल्यू होती है? 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में चेंज कर देंगे तो और हम क्या कह सकते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट इज नियरली इक्वल टू 1.1। देखो 1.09 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसको मैंने नियरली 1.1 कर दिया, इंटू 10 टू पावर 7 कर रहा हूं मैं। इंटू 10 टू पावर कितना कर रहा हूं मैं? 7 कर रहा हूं। रीजन अब इसको मैं मीटर इनवर्स में लिख दूंगा, यहां ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। सो दिस इज द वैल्यू इन मीटर इनवर्स एंड दिस इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स। एंड ऑल्सो आर एच किसके इक्वल होगा? कई बार अगर ज्यादा पूछे तो आर एच की वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू को आर एच के इक्वल पुट किया है? ये 13.6 एच अपॉन सी, दैट वाज आर एच। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे। तो ऑल्सो आर एच हम क्या कह सकते हैं? ऑल्सो आर एच इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। और किस में है ये? ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बिकॉज आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसमें एनर्जी की वैल्यू को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। सो यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने लिया है, बट ये चीज एक्स्ट्रा है एक तरीके से, कोई बहुत ज्यादा बार इसका सवाल नहीं आता, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। बट ये वाली जो वैल्यू है ये हमें याद होनी चाहिए, और यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स में ये। और लैम्डा क्या है यहां पर? लैम्डा इज वेवलेंथ। और n1 क्या है? n1 इज लोअर ऑर्बिट, n1 इज लोअर ऑर्बिट। एंड n2 क्या है? n2 इज हायर ऑर्बिट, n2 इज हायर ऑर्बिट। और न्यू बार क्या है? न्यू बार इज वेव नंबर। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और z क्या है? z वही है हमारे पास एटॉमिक नंबर।
सो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए भी यहां पर। Z इज एटॉमिक नंबर। सो रिडबर्ग फॉर्मूला की कब यूज में आता है? रिडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास तब यूज में आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेगा, तो कितना लैम्डा एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो निकालने के लिए यूज में आता है। सो लिख लो ये बात यहां पर, रिडबर्ग फॉर्मूला इज यूज्ड, रिडबर्ग फॉर्मूला is used to find wavelength of emitted photon when electron jump from one orbit to another, jump from वन ऑर्बिट टू अनदर। सो ये बात याद रखना भाई, और रिडबर्ग फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और लाइन स्पेक्ट्रम का भी क्या रीजन है वो भी यहां पर लिख लो, जो मैं बता चुका हूं। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड because of excitation or de-excitation of electron from one orbit to another। तो लाइन स्पेक्ट्रम का रीजन क्या आया भाई? लाइन स्पेक्ट्रम का रीजन आया एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन का मतलब ऊपर से नीचे आना, एक्साइटेशन का मतलब नीचे से ऊपर आना, ऊपर जाना। सो ये सारा था भाई रीजन हमारे पास। तो अब हमने ये क्या किया है, ये पूरा हमने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किया, जो कि एक तरीके से हमने देखा कि भाई साहब ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आई, उन सीरीज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या आया? उसका रीजन आया इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप, तो एक्साइटेशन या हायर से लोअर ऑर्बिट जंप डी एक्साइटेशन, उसमें कितना लैम्डा एमिट करेगा, वो लैम्डा हम वेव नंबर की फॉर्म में, वेव नंबर वाले इस फॉर्मूले से, रिडबर्ग फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। लैम्डा हमारे पास निकल जाएगा, जहां RH रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम है, Z एटॉमिक नंबर है, N1 लोअर ऑर्बिट है और N2 हायर ऑर्बिट है। क्या ये बातें क्लियर हुई भाई? सो इन सब चीजों को नोट कीजिए एक बार, फटाफट नोट करो इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? सो नोट कीजिए। सुनो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, जो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिली, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, ये डिफरेंट सीरीज जिनको हमने नाम दिया, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज, देन फंड सीरीज एंड लास्ट हम्फ्री सीरीज। इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये सीरीज के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। रीजन तो हमने देख लिया, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से ये हमें लाइंस वगैरह मिली है। अब देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एनर्जी है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है और ये एक्स एक्सिस पे ऑर्बिट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये रेड वाला सेकंड ऑर्बिट है, तो इनका एनर्जी का डिफरेंस, और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो अब आप देखो, तो कंजुगेटिव ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहां पर जो आपको एनर्जी का डिफरेंस आपको मिला है, ये एनर्जी, यहां पर जो हमें एनर्जी मिली है, कौन से वाली? ये वाली, यहां तक की, ये ज्यादा है यहां तक भाई, और ये वाली एनर्जी हमारे पास कम है। ऐसे करते करते फर्दर भी अगर हम जाएंगे तो ये एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल है जिसके बारे में एनर्जी के बारे में अब हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके ये इन बहुत सारे लेवल हैं। तो देखो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो अब आप खुद देखो, दो कंसेक्यूटिव लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ऊपर जाते जाते ये और कम होता जा रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जंप करे, माना
कहां से कहां जंप करे, इन डिफरेंट ऑर्बिट से जंप करे और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जंप करे, तो क्या होगा? जैसे माना इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे जंप किया, हो सकता है वो थर्ड से जंप कर जाए, हो सकता है वो फोर्थ से जंप करे, हो सकता है फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से, इनफाइनाइट से, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। लेकिन एक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है ना, जहां लास्ट में जाके रुक रहा है, वो लेवल 1 है। तो ऐसी सीरीज को नाम दिया गया लेमन सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करे लेकिन उसका लोअर ऑर्बिट 1 हो, ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे लेमन सीरीज। ऐसे करके सेकंड सीरीज के बारे में हमने देखा, और जो लेमन सीरीज मिलेगी इसमें जो वेवलेंथ मिली वो वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी, यूवी रीजन में। ऐसे करते करते हमारे पास सेकंड ऑर्बिट पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जाए, फर्स्ट पे जाए ही ना। अब सेकंड पे कहां से आ सकता है? वो थर्ड से आ सकता है, वो फोर्थ से, वो फिफ्थ से, सिक्स से, ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट लेवल से आए, तो वो बामर सीरीज होगी। तो बामर सीरीज में खासियत है भाई, क्या बामर सीरीज में खासियत हमें मिली कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो लोअर ऑर्बिट होगा वो सेकंड होगा, बाकी कोई भी ऑर्बिट से वो जंप ले सकता है। और बामर सीरीज को जब हमने देखा तो ये पाया गया बामर सीरीज हमें विजिबल रीजन में मिलती है। इसमें जो भी हमें वेवलेंथ मिली दे ऑल वर इन विजिबल रीजन। क्लियर है? ऐसे करके अब हम आगे जा सकते हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे अगर आके रुके तो उसको पास्कन सीरीज बोला जाएगा। अगर पास्कन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, बाकी इंफ्रारेड रीजन में ही मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल पे आके रुके उसको ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल पे आके रुके उसको फंड, इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ लेवल पे आके रुके उसको हम्फ्री। तो ये अपने को डिफरेंट डिफरेंट अपने को सीरीज मिली, फंड, हम्फ्री सीरीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मिली। अब इन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में आप लोग एक चीज देखोगे, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। इसमें जो वेवलेंथ मिली वो विजिबल रीजन की थी, और बाकी सारी इंफ्रारेड है। बाकी ये भी आईआर है, ये भी आईआर है। इसको नियर आईआर बोल देंगे, इसको नॉर्मल आईआर, और ये दोनों फार आईआर है, फार इंफ्रारेड। इसको कई किताबें इसको भी फार आईआर बोल देती है, बट मेनली हम कह सकते हैं बाकी सारी जो ये चारों सीरीज हैं दे लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इनको इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। अब यहां पर एक चीज देखो भाई, अगर हम एक बात कह सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जब लेमन सीरीज में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब लेमन सीरीज के अंदर, जब फोटोन जब भी लेमन सीरीज के अंदर लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ से लेके इनफाइनाइट कहीं से भी जंप कर सकता है। अब इसमें कहता है फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन बताओ, कहता है फर्स्ट लाइन बताओ लेमन की। अब आप बताओ फर्स्ट लाइन क्या हो लेमन की? फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन हमने बोल दिया, तो हम क्या कह देंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन? लेमन है तो मतलब लोअर ऑर्बिट तो है 1, मतलब लोअर ऑर्बिट हम n1 बोलते थे, दैट इज 1। और जो हायर ऑर्बिट है, फर्स्ट हायर ऑर्बिट कौन सा होगा? दैट विल बी सेकंड, तो हायर ऑर्बिट हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही मैं कहूं सेकंड लाइन बताओ लेमन की, तो सेकंड लाइन लेमन की अगर आप n1 तो 1 हो गया, क्योंकि वो लोअर ऑर्बिट तो फिक्स है। तो सेकंड लाइन कहां से जंप किया? तो n2 हो गया थर्ड। याद रखिए n1 तो हर एक का फिक्स है, लेमन का n1 1 है, बामर का 2 है, पास्कन का 3 है, फंड लेमन बामर पास्कन ब्रैकेट का 4 है, फंड का 5 है, हम्फ्री का 6 है। हायर लेवल बस चेंज होगा। और हायर लेवल कैसे आएगा? हायर लेवल निकालने का सिंपल सा एक फंडा है, हायर लेवल निकालना है, जो लाइन बोले उस लाइन को उसके जो उसका लोअर लेवल है उसमें ऐड कर दो वो वैल्यू। फर्स्ट लाइन मतलब 1, और लेमन है तो 1, 1 + 1 2। सेकंड लाइन ऑफ लेमन तो मतलब n2 कितना हो जाएगा? सेकंड है 2 और n1 है 1, तो ये हो गया 3। ऐसे आ जाएगा। ऐसे कोई भी लेवल निकाल सकते हैं। माना मैं कहूं सेकंड लाइन, माना मैंने कहा सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट बताओ, सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट बताओ, तो क्या कह सकते हैं भाई आप लोग बताओ? n1 ब्रैकेट सीरीज में क्या है? 4 है, तो n1 तो हो गया 4, तो n2 कितना होगा? इस 4 में ये 2 ऐड कर दो, तो n2 हो जाएगा 6। ऐसे हम कोई भी सीरीज के बारे में निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखना भाई, जो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की उसको अल्फा बोलते हैं, सेकंड को बीटा, थर्ड को गामा। तो अगर बोले अल्फा ऑफ लेमन तो वो हो जाएगी फर्स्ट लाइन,
देन बीटा, देन गामा। और जो लास्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की, ये लास्ट नहीं है, यहां इनफाइनाइट लेवल हमने यहां दिखाया नहीं हुआ है। अगर हम यहां इनफाइनाइट लेवल अगर दिखा दे तो जो लास्ट लाइन हमारे पास आएगी, माना कोई एक इनफाइनाइट लेवल से मैंने ये उठा दिया, तो इनफाइनाइट लेवल से आके यहां रुक जाएगी। तो लास्ट लाइन की अगर हम बात करें तो लास्ट लाइन किसी भी सीरीज की क्या होगी, अब आप खुद बताओ। लास्ट लाइन में हायर लेवल फिक्स हो गया, हायर लेवल विल बी इनफाइनाइट लास्ट लाइन में। और लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट भी बोला जाता है, सीरीज लिमिट। और एक बात और देखो भाई, अगर हम इनमें देखें, अगर मैं ये बात पूछूं कि बताओ कौन सी लाइन किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट है, तो आपको लगेगा सर ये इनफाइनाइट से जो आई है, ये जो इनफाइनाइट से आ रही है, ये मेरे को लॉन्गेस्ट लाइन दिख रही है, ये लाइन मेरे को लॉन्गेस्ट दिखी, ये इनफाइनाइट वाली ले ली मैंने। N2 यहां पर इनफाइनाइट ले लिया और N1 लेमन पे रोक दिया, तो मन सीरीज है तो N1 1 ले लिया। आपको लगेगा सर ये वाली लॉन्गेस्ट लाइन है, बट लॉन्गेस्ट लाइन को ये लैम्डा की फॉर्म में पूछता है, वेवलेंथ की फॉर्म में। उल्टा होगा, देखने में ये लंबी लाइन लगेगी बट ये शॉर्टेस्ट होती है। ये हमारे पास लास्ट लाइन है। अब लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है, इसका लैम्डा मिनिमम होगा। अगर इसका लैम्डा जब आप निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू सबसे कम आएगी। कैसे सर कम आएगी, ये देखो, इस जो ये स्टार्टिंग वाला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी का डिफरेंस तो ये है, और इस वाली का एनर्जी का डिफरेंस ये है, इतना ज्यादा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम है, तो लैम्डा मिनिमम होगा, बिकॉज आपको पता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा। सर एनर्जी मैक्सिमम कैसे है, एनर्जी इसलिए मैक्सिमम है, ये देख लो, ये फर्स्ट लेवल और ये यहां पर इनफाइनाइट लेवल ले लिया मैंने, तो इनफाइनाइट और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा अपने पास, तो डिफरेंस ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा आएगी तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। सो लास्ट लाइन विल बी शॉर्टेस्ट लाइन, इसको हम शॉर्टेस्ट लाइन बोल देंगे, शॉर्टेस्ट लाइन, किसी एक सीरीज में बात कर रहा हूं। एंड जो फर्स्ट लाइन होगी दैट विल बी लॉन्गेस्ट लाइन, या लैम्डा मैक्स आएगा इसका। इन बातों को भी मैं लिखवाऊंगा। क्या मेरी बात हुई, समझ में आई ये बातें? एक बार इनको लिख लेते हैं और फिर इनको आगे बढ़ते हैं। सो नोट करना स्टार्ट कीजिए। लिखिएगा भाई हेडिंग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ये लेवल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये एक लेवल बनाया, ये दूसरा सेकंड लेवल, देन ये थर्ड लेवल, देन फोर्थ लेवल, एनर्जी डिफरेंस, देन ये फिफ्थ, देन ये सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एंड देन सो ऑन लेवल बना लेंगे हम। दिस इज इनफाइनाइट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, n इक्वल टू 1 और E1 लिख देंगे हम इसको, ये n इक्वल टू 2 E2 कर देंगे, n3 E3 कर देंगे, n इक्वल E4, n इक्वल टू 5 E5, n इक्वल टू 6 E6, और ये हमारे पास n इक्वल टू 7, एंड ये n इक्वल टू इनफाइनाइट E इनफाइनाइट, और ये E7। ये हमारे पास हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप कर जाए, यहां से यहां फर्स्ट लेवल पे आके रुके, बस कहीं से भी आए, और वो इनफाइनाइट से भी आ सकता है। देन द सीरीज इज नोन एज लेमन सीरीज, तो उसको लेमन सीरीज बोल देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी जगह सेकेंड ऑर्बिट पे आके जंप रुक जाए, लेकिन कहां से आएगा, वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट से भी आ सकता है। तो जो सीरीज मिलेगी दैट इज नोन एज बामर सीरीज, तो हमें वो बामर सीरीज मिलेगी। उसके बाद अगर वो थर्ड लेवल पे आके रुकता है तो हम क्या कह देंगे ऐसी सीरीज को, सो ऑन।
हम उसको बोल देंगे लेमन बामर के बाद कौन सी थी, पास्कन सीरीज। देन हमारे पास फोर्थ लेवल पे आके रुक जाए, कहीं से भी आए वो, देन इट इज नोन एज पास्कन के बाद कौन सी थी, ब्रैकेट सीरीज। और अगर वो फिफ्थ लेवल पे आके रुके, यहां आके रुके एक तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी पास्कन के बाद ब्रैकेट के बाद कौन सी आ जाएगी, फंड, PFUND, पी है भैया, पी साइलेंट है, फंड सीरीज। और अगर वो फिफ्थ की जगह सिक्स्थ पे आके रुकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी आए वो हमारे पास, देन द सीरीज इज नोन एज हम्फ्री सीरीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वही सीरीज हो जाएंगी, लेमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड एंड हम्फ्री। नोट कीजिए इसको, ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अब यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, इसको नोट कर लो खोज करके। अब हम एक टेबल बनाएंगे भाई, टेबल के अंदर क्या होगा, इन सभी सीरीज के बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टेबल का, ये सीरीज होगी, उसके बाद ये N1 हो गया, N2 हो गया, उसके बाद क्या है, और रीजन हो गया कि वो अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, किस रीजन में लाई करेगी। सबसे पहले बताओ लेमन, लेमन में क्या बताया, N1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा, N2 क्या होगा, इससे हायर 2 3 4 सो ऑन। रीजन कौन सा था, ये यूवी रीजन में मिलेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन। उसके बाद लेमन के बाद कौन सी आई भाई, सेकेंड इज बामर, बामर में N1 2 हो गया, तो N2 क्या हो जाएगा, इससे ऊपर 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कौन से रीजन में लाई करती थी, विजिबल। ये सवाल बहुत बार आता है भाई, ये वाला, बामर विजिबल रीजन में कौन लाई करता है, दैट इज बामर। देन हमारे पास कौन सा है, लेमन बामर के बाद पास्कन। मेन सवाल लेमन और बामर से पूछता है, पास्कन 3, तो यहां कौन सा हो जाएगा, 4 5 6 सो ऑन। और ये कौन से रीजन में लाई करेगी, IR रीजन, नियर IRP कह सकते हो, IR मतलब इंफ्रारेड। फोर्थ, पास्कन के बाद कौन सी थी, पास्कन के बाद हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट सीरीज, तो लिख दो पास्कन के बाद कौन सी सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज। लेवल कौन सा होगा, 4, और हायर लेवल कौन सा होगा, 5 6 7 एंड सो ऑन। ये भी कौन से रीजन में आती है, IR रीजन में। उसके बाद कौन सा है, ब्रैकेट के बाद कौन सी सीरीज है, फंड सीरीज। N1 कौन सा है, 5, N2 कौन सा होगा, 6 7 8। इसका भी रीजन कौन सा होगा भाई, IR बोल देते हैं, लेकिन कई किताबें इसको फार IR बोल देती हैं, तो हम इसको फार IR लिख देते हैं। फार IR नहीं है तो IR लिख देना। ब्रैकेट फंड और सिक्स्थ कौन सी है, हम्फ्री, तो इसका सिक्स्थ लेवल होगा, और हायर लेवल कौन सा होगा, N2, 7 8 9 सो ऑन। और ये भी हमारे पास कौन से रीजन में लाई करती है, इट ऑल्सो लाई इन ए फार IR रीजन। सो ये बातें याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लेमन और बामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एक फंडा बता देता हूं, फंडा याद करने का मेन चीज है ये लेवल याद रखना, N1। अगर ये N1 याद नहीं है ना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका फंडा क्या है, फंडा आप याद रख सकते हो, लाए, लाए से हो जाएगा लेमन, बल्मा, पास्ता, बुरा, फंड, हमसे लेके, लाए, बल्मा, बल्मा, पास्ता, बुरा, फंड हमसे लेके, फंड हमसे लेकर, लेकर वाले को पढ़ा रहने दो। इससे आपको फंडे से क्या हो जाएगा, आपको सीक्वेंस याद रह जाएगा, और इसमें सीक्वेंस ही मेन है। आपको यह पता होना जरूरी है कि
लेमन में N1 क्या होगा? N1 होगा 1, N2 अपने आप निकल जाएगा, उससे आगे वाली सारी वैल्यू। तो सीक्वेंस याद रखना, लाए से लेमन, आइडिया लग गया लाए, बलमा बामर, पास्ता पास्कन, फील आ रही है पास, बुरा ब्रैकेट, फंड फंड, हमसे हमफ्री, लेकर पड़ा रहेगा। सो ये हमारे पास इसका फंडा हो जाएगा भाई। सो ये फंडा आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो मैंने फंडा बताया है, इस फंडे को याद रख लेना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इससे आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, और बहुत जरूरी है सीक्वेंस याद रखना। क्या ये बात क्लियर हुई? सो इसको एक बार नोट करो जल्दी से। सो 2-3 बार इसको रट लो, लाए बलमा पास्ता बुरा फंड हमसे लेकर, लाए बलमा पास्ता बुरा फंड हमसे लेकर। इससे आपका सीक्वेंस अगर कभी गड़बड़ाएगा तो याद हो जाएगा। लेमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड हमफ्री। सबसे ज्यादा सवाल पूछता है विजिबल रीजन में कौन सा लाई करता है? विजिबल रीजन में लाई करता है बामर। अल्ट्रावायलेट में कौन सा लाई करता है? अल्ट्रावायलेट में लाई करता है लेमन। मेन बातें ये पता होनी चाहिए, बाकी सारे इंफ्रारेड में लाई करते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो यस बोलो और इसको फटाफट नोट करो। क्या बात क्लियर हुई? नोट कीजिए। सो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे लिखिए। आगे क्या बात बताई थी मैंने? आगे मैंने बताया है कि जो फर्स्ट लाइन होगी, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अल्फा लाइन। तो लिखो फर्स्ट लाइन इज अल्फा लाइन। सेकंड लाइन जो होती है किसी भी सीरीज की, दैट इज बीटा लाइन। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड लाइन, तो वो कौन सी हो जाएगी? गामा लाइन। तो फर्स्ट वाली को अल्फा, सेकंड को बीटा, थर्ड वाली को गामा बोलेंगे। और फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम बात करें, और उसके बाद हम आगे फर्दर बात कर सकते हैं, लास्ट लाइन की और एक बात करेंगे, ऐसे करते करते सो ऑन। और लास्ट लाइन, लास्ट लाइन को हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन इज सीरीज लिमिट। और लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग लाइन। और एक बात क्या बताई थी मैंने? जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी मिनिमम। और लैम्डा मैक्सिमम, मतलब लॉन्गेस्ट लाइन होती है ये। और जो लास्ट लाइन होती है या सीरीज लिमिट होती है, वो क्या होती है? उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और लैम्डा मिनिमम होगा। सो लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन विल बी शॉर्टेस्ट लाइन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शॉर्टेस्ट लाइन, डायरेक्ट सवाल बोलता है शॉर्टेस्ट लाइन। और लास्ट लाइन में एक चीज और खासियत है भाई, लास्ट लाइन में एक चीज हमारे पास फिक्स है, N2 हायर लेवल हमेशा कहां होगा? इन्फिनिटी। मतलब लास्ट लाइन हमेशा इनफाइनाइट से आएगी, तो हायर लेवल इन्फिनिटी होगा। रिडबर्ग फॉर्मूला यूज में लेंगे निकालने के लिए, वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए, तो उसमें अगर वो लास्ट लाइन बोलता है तो हायर लेवल इन्फिनिटी आएगा। ये बात याद रखिए। जैसे अब हम कुछ एक लाइन को इंडिविजुअली देख लेते हैं। माना मैं कहूं फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, माना मैंने ये कहा फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। अब आप खुद बताओ N1 क्या होगा? लेमन है तो 1। N2 क्या होगा? मैंने बताया जो ये वैल्यू दी है ऐड कर दो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं कहूं सेकेंड लाइन ऑफ लेमन, तो आप क्या कहोगे? N1 इज 1, N2 इज 3। ऐड कर दिया वो, क्योंकि 3 से आएगा जंपिंग। अगर मैं कहूं, माना मैं कहूं सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, आप क्या कहोगे? N1 विल बी सर 1 एंड N2 विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज लास्ट लाइन के अंदर N2 इनफाइनाइट होगा। ऐसे करके आप कोई भी लाइन निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूं थर्ड लाइन ऑफ बामर, अब आप लोग खुद बताओ थर्ड लाइन ऑफ बामर का क्या मतलब है? बामर आया तो N1 2 हो गया हमारे पास, N1 2 हो गया तो N2 कितना होगा? थर्ड लाइन के लिए 3 + 2, N2 विल बी 5। सो थर्ड लाइन ऑफ बामर ये हो जाएगा।
ऐसे आप कोई भी सीरीज के लिए, कोई भी लाइन के लिए कुछ भी बात पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। और इतनी बात सबसे ज्यादा याद रखिए भाई, जो फर्स्ट लाइन होगी वो लॉन्गेस्ट लाइन होगी। अगर कहे लॉन्गेस्ट लाइन निकालो क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। अल्फा लाइन निकालो, लॉन्गेस्ट लाइन। सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन, ऐसे कुछ भी बात करे तो वो लास्ट लाइन की बात कर रहा है। N2 विल बी इनफाइनाइट इन दैट केस। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट करो। अब आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। सो अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लास्ट इन पास्कल सीरीज, इन पास्कल सीरीज ऑफ Li2 प्लस आयन। अब आप खुद देखो, हमें लैम्डा निकालना है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पास्कल सीरीज ऑफ Li2 प्लस आयन। अब इसका मतलब हमें सिंपल बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जंपिंग हो रही है क्योंकि कोई सीरीज दी है। और इलेक्ट्रॉन की जब जंपिंग हो तो हम किसकी मदद लेंगे? हम मदद लेंगे जब वेवलेंथ निकालनी है तो रिडबर्ग फॉर्मूला की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है भाई? 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। RH की फॉर्म में निकालेंगे, यूजुअली आंसर भी RH की फॉर्म में ही दिया होता है। RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 इज लोअर ऑर्बिट, N2 इज हायर ऑर्बिट। अब आप खुद देखो, Z Li2 प्लस दे दिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। N1 कितना है? अब आप खुद देखो N1 और N2। N1 बोला पास्कल सीरीज, लेमन बामर पास्कल, मतलब पास्कल में N1 होगा 3। N2 लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का मतलब N2 हो गया इंफिनिटी। वैल्यू पुट कर दो। अगर हम यहां वैल्यू पुट करते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू RH 3 का स्क्वायर 1/N1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो 1/इनफाइनाइट तो 0 ही हो गया। तो अगर अब हम इसको सोल्व करें तो 1/λ किसके इक्वल आएगा? ये 9 बन गया, ये 9 कट जाएंगे आपस में, तो ये RH के इक्वल आ गया। सो ऐसे आप आंसर निकाल दोगे, RH की में ही आंसर निकाल दोगे। RH की फॉर्म में नहीं दिया हुआ ऑप्शन तो फिर आप वैल्यू पुट करोगे। यूजुअली आपके कोई कॉम्पिटिशन है उसके अंदर RH की फॉर्म में ही वो पूछता है। सो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आपने देखना है कौन सी लाइन की बात कर रहा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडबर्ग फॉर्मूला से बड़े क्वेश्चन पूछता है भाई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ a photon emit when an electron in hydrogen atom make a transition from second orbit to first orbit। अब देखो, आपको कोई लाइन नहीं दी लेकिन ऑर्बिट वगैरह बता दिया आपको। अब आप खुद ही सोचो, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा रिडबर्ग फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ेगी हमें। हम रिडबर्ग फॉर्मूला की मदद लेंगे। सो रिडबर्ग फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई करो, बाकी मैं यहां भी सोल्व कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है? 1/λ इज इक्वल टू RH/Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर स्क्वायर। सो ये हमारे पास RH हाइड्रोजन एटम बोला है तो खाली R ही लिख देते हैं, और Z की वैल्यू है 1 का स्क्वायर बिकॉज हाइड्रोजन एटम है। और N1 कितना है? N1 इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड N2 इज सेकेंड ऑर्बिट, उसने खुद ही बोला है। सो वैल्यू पुट कर दो, 1/N1 स्क्वायर, N1 इज 1 का स्क्वायर, N1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर इज
2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो। वन का स्क्वायर। और कई किताबों में भी आर एच की जगह खाली आर भी लिखा होता है, तो वो भी चल जाएगा। वो खाली हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में आर एच इज आर, ये भी कह देते हैं। तो अगर आप यहां सोल्व करोगे, ये 1/λ आया, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास लैम्डा कितना आएगा? लैम्डा विल बी 4/3r। ये हमारे पास फाइनल लैम्डा विल बी 4/3r इन दिस केस। क्या ये बात क्लियर हुई? जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल ट्रांजिशन हो या किसी सीरीज की बात करें, उस केस में आपसे लैम्डा वगैरह निकलवाए, डायरेक्ट रिडबर्ग फॉर्मूला की मदद लेंगे। क्लियर है? जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लो भाई इसके ऊपर। वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा। देखो भाई, हिंट दिया है अब उसने, एच अल्फा। अल्फा आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई? मतलब सर ये बात याद रखना, एच अल्फा ऑफ बामर सीरीज। एच अल्फा ऑफ बामर सीरीज। एच अल्फा मतलब हाइड्रोजन एटम में, एक तरीके से हम कह देंगे। तो कर दो सोल्व। हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड हो गया हमारे पास 1। अल्फा का मतलब है फर्स्ट लाइन, और बामर बोला है तो हम क्या कह सकते हैं? बामर के केस में क्या आएगा? बामर के केस में N1 इज 2, N2 क्या होगा? फर्स्ट लाइन है, हो जाएगी फर्स्ट, दैट विल बी 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर है भाई? क्योंकि फर्स्ट लाइन कहां से जंप करेगी? 2 पे तो आना है, तो मिनिमम थर्ड से तो जंप जाएगा, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? थर्ड से। N2 विल बी 3। 1/λ इक्वल स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा? 36। ये हमारे पास आ जाएगा 5r/36। क्या ये बात क्लियर हुई? सिंपल। देखो कौन सी लाइन पूछ रहा है, N1 N2 निकालो और वैल्यू पुट करो और रिडबर्ग फॉर्मूला से लैम्डा निकाल दो। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? ये सारा हमारे पास भाई स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड था।